आईपीएस वीक का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पुलिस की चुनौतियां और उनके समाधान को लेकर हुई चर्चा। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने पर दिया जोर। देहरादून से ऋषिकेश एयरपोर्ट जाने वाले भोपाल पानी पुल टूटा। दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। पुलिस ने रोकी आवाजाही। हरिद्वार दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। कलेक्टर सभागार में की विभाग की समीक्षा। कहा प्रदेश में जल्द होगी डॉक्टर्स की नियुक्ति। लक्सर में नहीं रुक रहा अवैध खनन। सूर्यास्त के बाद धड़ल्ले से चल रहा खनन का कारोबार। माफियाओं को प्रशासन का नहीं खौफ। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां सचिवालय में सीएम धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बैठक से पहले सीएम धामी ने कोरोना को लेकर बयान दिया और कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और बैठक के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी समीक्षा बैठक की है और उन्होंने सभी से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। बैठक के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। हालांकि सचिवालय के सीएम धामी समीक्षा बैठक की उन्होंने और कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ उन्होंने मीटिंग की है, जिसको लेकर उन्होंने कई निर्देश दिए हैं और साथ ही सभी से हिदायत बरतने की अपील भी कही है और कहा है कि सभी सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार जैसा कि देशों में कोरोना बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी सतर्क नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अब अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसी के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समीक्षा बैठक की और कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग की। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं देहरादून से। तो आकाश से जान लेते हैं। आकाश, लगातार कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है और अब कहीं न कहीं प्रशासन की चिंताएं भी इसको लेकर बढ़ गई हैं, जिसके चलते समीक्षा बैठक आज ली है पुष्कर सिंह धामी ने। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि पड़ोसी देशों में लगातार कोविड के संक्रमण बढ़ रहे हैं और उसके बाद से अगर हम बात करें तो भारत सरकार भी कहीं ना कहीं हरकत में आई है और लगातार जो प्रदेश हैं उनको एडवाइजरी जारी की गई है। किस तरीके से कोविड के रोकथाम को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। बाकायदा स्वास्थ्य सचिव की तरफ से तमाम जिलों के स्वास्थ्य सचिवों को ये पत्र लिखकर कहा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके, चाहे मास्क की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। ये तमाम ऐसे पहलू थे जिस पर कहीं ना कहीं निर्देश भारत सरकार की तरफ से दिए गए थे और उसके बाद से ही लगातार उत्तराखंड सरकार भी काफी सतर्कता बरत रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर थे, लेकिन दिल्ली के दौरे के बाद जैसे आज वो देहरादून पहुंचे तो उन्होंने तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की है, जिसमें तमाम जिलों के जो एक तरीके से सीएमओज हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और तमाम चीजों को लेकर के मंथन किया गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य सरकार जल्द ही एक नई एसओपी जारी कर सकती है, जिसमें तमाम जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करना अनिवार्य होगा, चाहे मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। इसके अलावा क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जब क्रिसमस और नए साल पर उत्तराखंड में अधिक पर्यटक जो है आते हैं और ऐसी स्थिति में किसी तरह की यहाँ पर मामले ना बिगड़े तो उसको लेकर भी तो तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी हो सकती हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने तमाम जो निर्देश हैं वो एक तरीके से दिए हैं और लोगों से भी अपील की है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सतर्कता बरतना काफी जरूरी है और उसका ध्यान जो है आम लोग सभी रखें और जिसके चलते कहीं ना कहीं कोविड पर एक बार फिर से जो है रोकथाम जो है की जा सकती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कोरोना का जो कहर है बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं तो बढ़ी ही हैं। लेकिन अगर हम गाइडलाइन की बात करें, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ गाइडलाइंस निकल सकती हैं और कुछ जो गाइडलाइंस से पहले से ही चली आ रही हैं, तो किस तरह की गाइडलाइंस अभी जारी हैं और आगे किस तरह की गाइडलाइंस सरकार के द्वारा निकाली जा सकती है कोरोना को लेकर? देखिए, जैसे चर्चाएं जोरों पर है क्योंकि मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है तो ऐसे में एहतियातन बरतना होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चाहे मास्क का प्रयोग करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक तरीके से सतर्कता बरतना हो, ये कहीं ना कहीं जारी रहेगा। और इसमें माना जा रहा है कि कोविड में एसओपी का जिक्र कहीं ना कहीं हो सकता है जो एक तरीके से जारी होगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तय किया गया कि जो टेस्टिंग है उसको एक तरह से बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगी है उनको बूस्टर डोज लगाया जाए
और ऐसे में कह सकते हैं कि साथ ही साथ जो एयरपोर्ट्स हैं या फिर बॉर्डर एरिया है वहाँ पर कहीं ना कहीं रैंडम सैंपलिंग की जाए, जिससे कहीं ना कहीं कोविड के जो संक्रमण है उस पर एक तरीके से काबू पाया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाएगा। माना जा रहा है कि देर शाम तक कहीं ना कहीं जो एसओपी है वो एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की जा सकती है। बिल्कुल आकाश, पिछले दौर की अगर हम बात करें तो सभी ने कोरोना के हालात देखे हैं, किस तरह से कोरोना बेकाबू हुआ था। कहीं ना कहीं जाकर लोगों की बात करें तो लोग भी सतर्क हैं, लेकिन हम अभी की बात करें तो अभी किस तरह की स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या लोग सतर्क नजर आ रहे हैं या फिर लापरवाही बरतना शुरू कर दी है लोगों ने? देखिए, ये बात सच है कि जिस तरीके से जब मामले हल्के हुए थे तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो लोग जो गाइडलाइन है उसका कहीं ना कहीं पालन नहीं होता हुआ नजर आया था। और इससे कह सकते हैं कि लोगों ने मास्क का प्रयोग करना भी काफी कम कर दिया था, और साथ ही साथ चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात हो, हर कोई एक तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा था कि लगातार कई देशों में कोविड के मामले बढ़े हैं, और उसके बाद से ही भारत सरकार की तरफ से भी एहतियातन बरतने के निर्देश जारी किए गए। तो कुछ लोग, अगर हम बात करें 100 में से 1-2% ही ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइन का पालन कर रहे हो, चाहे मास्क का प्रयोग करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या सैनिटाइजेशन की बात हो, वो एक तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जल्द ही जिस तरीके से एसओपी जारी होगी तो सही बात है, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से सख्ती होगी, और ऐसे में लोगों से भी अपील की जाएगी कि वो एक तरीके से गाइडलाइन का पालन करें, और एक तमाम जो नियम कहीं ना कहीं गाइडलाइन में दिए गए हैं उसका जो है पालन करते हुए जो है सभी एक तरीके से अपने दिनचर्या में शामिल करें, जिससे कहीं ना कहीं जो कोविड के लगातार जो अंदेशा चल रहा है कि भारत में भी कहीं ना कहीं आ सकता है, तो ऐसे में अपने राज्य में कहीं ना कहीं इसको कम किया जा सकता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हर किसी से अपील जो है मुख्यमंत्री तरफ से की जा रही है। बिल्कुल। और जैसा कि आकाश, अगर हम बात करें स्कूलों की, क्योंकि एग्जाम नजदीक हैं, अब परीक्षाएं होने वाली हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा है वो भी मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि उसका भी अटैक लगातार सुनने को मिल रहा है। आसपास के देशों की बात करें तो वहां पर भी बेकाबू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है कि कहीं भारत में भी ना आए। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं ताकि परीक्षाओं पर किसी तरह का कोई प्रभाव न पड़े? देखिए, बिल्कुल परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में जब कोविड की रफ्तार देखने को मिली तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चाहे छात्र हों या फिर आम जनमानस हो, पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। अभी इस तरह का अंदेशा कहीं ना कहीं काफी अंदेशा जताया जा रहा है कि कोविड के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन एहतियातन के तौर पर जिस तरीके से निर्देश भारत सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर जो है तमाम निर्देश जारी कर रही है, तो कह सकते हैं कि इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे में छात्रों की परीक्षाओं को लेकर हो या फिर स्कूल कॉलेजों में तमाम ऐसे पहलू हों जिस पर कहीं ना कहीं चीजें लागू की जाएंगी कि लोग जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात यही है कि अब किस तरीके से गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से जारी की जाती है, उसमें क्या कुछ सख्ताई की जाती है, या फिर सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि आम जनमानस को कोई परेशानी भी ना हो, और कहीं ना कहीं जो तमाम गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा सकता है। तो इन तमाम पहलू पर चर्चा की जाएगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के साथ ये बैठक की है, तो सही बात है कि जल्द ही जो एसओपी जारी होगी उसमें तमाम चीजों को बारे में जिक्र होगा, किस तरीके से कोविड का पालन करना है, और जो तमाम ये संक्रमण की एक अंदेशा है कि संक्रमण बढ़ सकता है, उसको किस तरह से रोका जाए। बिल्कुल आकाश, हालांकि देखने वाली बात होगी, और अभी जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसमें देखा जाएगा कि किस तरह की गाइडलाइन निकलती हैं और कितनी हिदायत जिस तरीके से दी जा रही है, कितना पालन उसका किया जाएगा, और किस तरह से जो गाइडलाइंस है वो इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निकाली जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कोविड की दस्तक यानी कि कोरोना वायरस संक्रमण कर रहा है, नए नए वेरिएंट में, अलग अलग रूपों में वो अटैक कर रहा है, और इसी को लेकर अब एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर अटैक करने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें आसपास के देशों में, चीन की बात करें, जापान की या अमेरिका की, तो यहां पर भी कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं भारत में भी इसका अटैक देखने को ना मिले। इसके चलते तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा रही हैं, और देखा जाए तो हर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो प्रदेश के मुखिया हैं लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक समीक्षा बैठक की कोरोना को लेकर, और स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही कई विषयों पर उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से गाइडलाइन बनाई जाए और किस तरीके से इस कोरोना का अटैक है उसे बढ़ने से रोका जाए। और जो चलिए आपको सुनाते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। क्योंकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं, जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है, और अभी यहाँ से जाने के बाद हम तत्काल इस पर बैठक करने वाले हैं
और बैठक करके जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, जिन जिन विषयों पर कोरोना को लेकर काम करना है, हम लोग काम करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देहरादून से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां भोपाल पानी पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा गिरा है और देहरादून से ऋषिकेश एयरपोर्ट जाने वाले पुल का यह हिस्सा था जो कि गिर चुका है। बड़ासी पुल की अप्रोच रोड टूटी है और पुल की अप्रोच रोड टूटने से फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं है। पुलिस प्रशासन ने दोनों ओर ट्रैफिक को रोक दिया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां पानी पुल क्षतिग्रस्त हिस्सा उसका टूट चुका है और देहरादून से ऋषिकेश एयरपोर्ट जाने वाले पुल का यह हिस्सा था जो कि टूटा है। हालांकि बड़ासी पुल की अप्रोच रोड टूटी है और हालांकि प्रशासन की तरफ से दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है, यानी इस पुल के टूटने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। तो तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। यह हिस्सा पुल का टूट चुका है। आपको बता दें कि ऋषिकेश एयरपोर्ट जाने वाले पुल का यह हिस्सा है। और आकाश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं फोनों पे, तो आकाश से ही जान लेते हैं। आकाश, पानी पुल का एक हिस्सा यानी कि पुल का एक हिस्सा टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्या वजह बताई जा रही है कि कैसे ये हिस्सा टूटा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हाल ही में कुछ दिन पहले ये पुल है भानु मार्ग का, यानी कि देहरादून से ऋषिकेश को ये पुल जोड़ता है और उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं उसमें दरार जो है देखने को मिली थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो उसमें आवागमन है उसको रोका गया था प्रशासन की तरफ से। और लगातार ये जांच चल रही थी कि आखिरकार किस वजह से जो है पुल का हिस्सा एक तरीके से उसमें दरारें आई हैं, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो कमेटी वो जांच भी कर रही थी। लेकिन कह सकते हैं कि आज सुबह ये देखा गया कि जो पुल है वो उसका जिस हिस्से पे कहीं ना कहीं जो दरारें आई थी उसका जो हिस्सा है वो एक तरीके से टूट गया। और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो यातायात है वो पूरी तरीके से प्रभावित वहाँ पर हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग एयरपोर्ट जाने के लिए उस मार्ग का इस्तेमाल करते थे। और ऐसे में सुबह जिस तरीके से टूटा, उसके बाद से ये कह सकते हैं कि हादसे की वजह से कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जिस एजेंसी के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आखिरकार, क्योंकि काफी कम समय में, यानी कि 2018 में इस पुल का लोकार्पण हुआ था, और उसके बाद से अगर हम बात करें तो काफी कम सालों में ही इस तरीके से जो पुल का हिस्सा वो टूटा है। तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, और ये वजह के पूरे मामले पर विभाग भी कहीं ना कहीं जांच कर रहा है, सरकार भी इसको लेकर सतर्क है कि आखिरकार ऐसे कैसे जो है एक कम समय की अवधि में ही इस तरीके से जो पुल का हिस्सा है वो टूट गया। बिल्कुल आकाश, ये कह सकते हैं कि ठेकेदार की किस तरह से लापरवाही उजागर हो रही है कि इतने कम समय में ये जो पुल बना था इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध वसूली का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग के कर्मचारियों ने पट्टी बदलने के एवज में मरीज से पैसे की मांग की, जिसकी जानकारी मिलते ही चिकित्सालय प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच की। सीएमएस डॉक्टर राजीव पाल सिंह का कहना है कि यह मामला विधायक, जिलाधिकारी और सीएमओ के संज्ञान में है और जिलाधिकारी की संतुष्टि के बाद सीएमओ की ओर से पूरे मामले में जांच बैठाकर कार्रवाई की जा रही है। मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे बच्चे पे चोट लगी थी, मैंने एक्सरा बाहर कराया, उन्होंने पट्टी कराने की 850 दी, दवाई भी बाहर से। ये मामला जो है लिहाजा पैसे लेने का मामला है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी पैसे का लेन देन हो, जो भी मरीज या मरीज के अटेंडेंट्स वगैरह जहाँ भी पैसा देते हैं तो उसकी रसीद अवश्य ले लिया करें काउंटर से। और इस प्रकार का जो है प्रकरण पहले भी हो चुके हैं, और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात आ गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और शीघ्र ही इस पे जो है कार्रवाई अमल की जाए। हमारे सीएमओ साहब को जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिए हैं, जो हमारे चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ये जांच करके मुझे आप जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे और तदनुसार जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है उन्होंने भी उठाया था। हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये मामला उठाया गया था। उन्होंने कहा विगत 3-4 साल से ये मामले इस प्रकार के जो है घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में भारतीय किसान यूनियन के आक्रोशित किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रविंद्र बिष्ट के नाम ज्ञापन सौंपा और आवारा पशुओं से आए दिन हो रहे फसल नुकसान से निजात दिलाने की मांग की।
किसानों का आरोप है कि सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही कहा कि कई सालों से आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए गौशाला निर्माण का काम चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में किसान आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। जो लोगों के घर में जानवर दूध नहीं दे रहे या बछड़े हैं, लोग उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। जो सड़कों पे भूखे जानवर घूम रहे हैं तो लोगों के, किसानों के खेतों में घुसकर नुकसान कर रहे हैं, फसलों को खा रहे हैं और इकट्ठे 20-20, 50 जानवर इकट्ठे खेत में घुस जा रहे हैं। उसके लिए आज काफ़ी किसानों ने मुझे भी फोन किया कि आप आइए, हम ज्ञापन देना चाहते हैं। तो माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ये एक मैसेज भेजा है कि तत्काल इसकी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। और हमारे यहाँ खटीमा में गौशाला का निर्माण चल रहा है गागी में, वो आधे से ज़्यादा काम हो चुका है लेकिन काम बंद हो गया है। तो आज उसकी जानकारी ली गई भी काम बंद क्यों हुआ, तो जिलाधिकारी ने बताया कि कोई प्राइवेट संस्था इसमें काम कर रही है। मैं तत्काल उसकी जानकारी लेता हूँ और उनसे स्पष्टीकरण मांगता हूँ कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ, ताकि जानवरों रखने की व्यवस्था की जाए। खटीमा क्षेत्र में कोई भी गौशाला का अभी तक निर्माण नहीं हुआ। तो दिया में इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी वो कार्य प्रगति पर है, उसमें कुछ प्रगति अभी हो नहीं पा रही। इसी सिलसिले में खटीमा क्षेत्र के किसानों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आवारा जानवरों से उनकी खेती को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लिहाजा इसमें जल्दी से जल्द गौशाला का निर्माण करवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पुलिस प्रशासन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत सिडकुल प्रशासन ने भी ब्रह्मपुरी, डॉक्टर BR अंबेडकर चौक और रामधाम कॉलोनी में करीब 20 साल से हुए अतिक्रमण को हटा दिया है। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक गिरधर सिंह रावत ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की गई। हरिद्वार अतिक्रमणकारियों पर सख्त प्रशासन फुटपाथ से हटाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने औद्योगिक विकास के लिए मिल रहे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनवाने का अनुरोध किया। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अगली खबर आपको बता देते हैं, जो कि उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया रहता है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही वाहन चालकों को भी गाड़ियां चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा के बाहर धरने पर अड़े बर्खास्त कर्मचारियों को पुलिस द्वारा बलपूर्वक उठाकर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया गया। वहीं बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले में अभी तक लीपापोती की जा रही है। विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वह तमाम संदेह के घेरे में है। शहजाद ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। देखिए, भ्रष्टाचार कोई भी करे, कितना ही बड़ा और कितना ही पुराना हो, वो भ्रष्टाचार ही होता है। जितनी भी नियुक्ति हुई हैं आज वो सारी संदेह के घेरे में है, और जो अध्यक्ष विधानसभा ने कार्रवाई करी है वो बहुत ही उचित है। लेकिन उन परिवारों के प्रति जिन्होंने बरसों लगाने के बाद आज अपना रोजगार खोया है, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो लगे कैसे थे। अगर उनकी कोई क्षतिपूर्ति बनती है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि खाली कर्मचारियों को घर भेजने से ही इसकी खाने पूर्ति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में यात्राओं के लिए
भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर की पैड़ी में भव्यता और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कार्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही हर तरह के अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाने की कार्रवाई जारी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के आचार्य ने सरकार के कार्यों को सराहा है। साथ ही कहा कि धर्म नगरी में कॉरिडोर बनने से पर्यटन में विकास होगा और कॉरिडोर बनने से उत्तराखंड का भी विकास होगा। प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। प्राचीन जितने मंदिर हैं भारत के, सब जगह भारत सरकार और राज्य सरकारें इस ओर अग्रसर हैं, तो वहाँ अगर विकास का कार्य होता है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। ये सराहनीय योग्य कदम है। राज्य सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। हरिद्वार पूरी दुनिया की श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरिद्वार में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह उत्तराखंड के लिए तो एक विशाल धरोहर होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी वह एक विशाल धरोहर होगा। तो जो पर्यटक लोग हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, वो सबसे पहले हरिद्वार आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। हम लोगों ने ये रिज्यूम करके कि कहाँ तक ये कॉरिडोर जाएगा उस एरिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है और शीघ्र ही इसके कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें काफी रुचि ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 350 एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति होगी और 1800 वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। 23 दिसंबर को 750 CHO की नौकरी दी जाएगी। साथ ही नौकरी पर लगते समय उनको प्रमाण पत्र भी दे दिए जाएंगे। प्रत्येक CHO को सरकार 40,000 रुपए वेतन देगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देवभूमि को ड्रग्स फ्री किया जा रहा है। इसके लिए 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 15 लाख बच्चे शामिल किए जाएंगे और बच्चे रैली निकालकर युवा पीढ़ी को नशा मुक्ति करने के प्रति जागरूक करेंगे। हमारे राज्य में 1800 वेलनेस सेंटर बन रहे हैं और 23 तारीख को हम लगभग 750 CHO को जो है उनको नौकरी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से सबको जो है प्रमाण पत्र दिए जाएंगे नौकरी। हर CHO को हमारी सरकार लगभग 40,000 रुपये तनख्वाह देगी और 5 या 6 ग्राम सभाओं में एक CHO रहेगा। वो हर मनुष्य की गांव में जाके स्क्रीनिंग करेगा, वहाँ पे स्वास्थ्य मेले लगाएगा और 1,25,00,000 लोग जो हमारे उत्तराखंड में हैं उनकी सबकी हेल्थ ID बनाई जाएगी। ड्रग भूमि जो हमारी देवभूमि है इसको ड्रग मुक्त कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में इसके लिए बहुत बड़ा जन जागरण अभियान किया जा रहा है और इसमें 15 लाख बच्चों को शामिल किया जाएगा जो कि इसके प्रचार प्रसार के लिए रैलियां निकालेंगे। देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।